यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान आपके लिए जरूरी है कि आप अर्थव्यवस्था के खंड पर बेहतर पकड़ बनाएं, क्योंकि अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में भी बेहतर संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 भी अर्थव्यवस्था से संबंधित काफी प्रश्नों को समेटता है। इसके साथ ही इंटरव्यू में भी अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न आता है तो उसका बेहतर उत्तर देने के लिए जरूरी है कि इस खंड पर आपकी पकड़ मजबूत हो। और इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं, अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, ताकि आपकी इन सभी टॉपिक पर एक बेहतर समझ बने। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर को देखते हैं। क्या है हमारी आज की पहली खबर? पहली खबर है ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट। इसको किस प्रकार से लिखेंगे? हम इस प्रकार से लिखेंगे, ग्लोबल फिंडेक्स, फिंडेक्स रिपोर्ट। यहां पर आप फिंडेक्स को हिंदी में इस प्रकार भी लिखा जा रहा है, फिंडेक्स, और इस प्रकार भी फाइंडेक्स भी इसको कई जगह पर लिखा जा रहा है। यहां पर जो फिन शब्द आया है ये फाइनेंशियल से जुड़ा है। फाइनेंशियल को कई बार फाइनेंशियल भी कहा जाता है, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसके प्रोनाउंसिएशन में अंतर होने के कारण ही ऐसा हो सकता है कि कई जगहों पर फिंडेक्स और कई जगहों पर फाइंडेक्स लिखा गया है। इसका मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। ये एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है और फिर उस सर्वेक्षण को ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया जाता है। सर्वेक्षण किससे संबंधित है? ये वस्तुतः जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो वित्तीय समावेशन है, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण ये जानने की कोशिश करता है कि जो वयस्क हैं पूरी दुनिया में, उनकी वित्तीय सेवाओं तक कितनी पहुंच है और वो पहुंच किस प्रकार से है। ये सर्वेक्षण क्यों किया जाता है? आप ये जानते हैं कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडिया है, बड़ा आइडिया है, लेकिन आपके पास धन नहीं है, तो आप उसको जमीन पर उतारेंगे कैसे? इसके लिए जरूरी है कि आपके पास धन हो। और धन को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका, कम ब्याज शर्तों पर प्राप्त करने का तरीका है कि आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच हो। इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच होना भी आर्थिक वृद्धि के संकेतकों में शामिल किया जाता है। इसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि किसी देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पहुंच कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, और वहां पर आर्थिक विस्तार की कितनी संभावनाएं हैं और कितनी नहीं है। और इसके अंतर्गत भारत ने एक विशेष कदम उठाया था, आप जानते हैं, जन धन खाता योजना के माध्यम से, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में खाते खोले गए थे। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच स्थापित करने की पहली शर्त यह है कि आपका कम से कम बैंक में खाता हो। और एक सही तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच स्थापित तभी होती है जब आपकी एक वेल एस्टेब्लिश्ड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको हम बैंक के नाम से जानते हैं, उन तक पहुंचो। और इसलिए जन खाता होना जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति का खाता होना जरूरी है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक, वित्तीय सेवाओं तक कितनी पहुंच है, इससे संबंधित एक सर्वेक्षण है। वयस्कों की कितनी पहुंच है, जिसको हम ग्लोबल जो फिंडेक्स इंडेक्स है, इसके माध्यम से, फिंडेक्स रिपोर्ट है, उसके माध्यम से जानते हैं। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये रिपोर्ट जो वर्ष 2025 की आई है, ये भारत के बारे में कह रही है कि वर्ष 2021 में 35% जो बैंक खाता धारक थे वो इस तरह के खातों को लिए हुए थे जो निष्क्रिय पड़े हुए थे, इनएक्टिव थे। उनमें किसी प्रकार का पूंजी का यानी धन का आवागमन नहीं हो रहा था, बिल्कुल इनएक्टिव थे। कितने थे? 35% थे, जो अपने आप में एक बहुत उच्च प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। और यह भी दिखाता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि कमी इसलिए है क्योंकि अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे कैसे? यानी उनके खाते तो खोल दिए गए, लेकिन खाता खोलने के बावजूद भी उनके पास इतना धन नहीं है कि वो अपने खाते को सक्रिय कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि भारत अपनी आर्थिक गतिविधियों को और धरातल पर उतारने का प्रयास करे। गरीब लोगों को न केवल उनके खाते खोले बल्कि इतनी आय उपलब्ध कराए आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ताकि उनके खाते सक्रिय हो सके। यही इस रिपोर्ट का मर्म है। यह दर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की औसत दर से 7 गुना अधिक है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की औसत दर कितनी है? जहां पर जो खाते हैं वो इनएक्टिव हैं, निष्क्रिय हैं,
वो दर है सामान्यतः 5%, और 5% से 7 गुना, 7×5 = 35, 7 गुना की अधिक वृद्धि ये भारत में प्रदर्शित करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जन धन योजना के माध्यम से जो बड़े स्तर पर खाते खोले गए लोगों के, वो एक उच्च निष्क्रियता की स्थिति को दिखाने में एक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि खाते तो खोल दिए गए लेकिन लोगों के पास इतना धन नहीं है कि वो खातों को सक्रिय कर सके। और ये भी कारण है कि जन धन योजना के माध्यम से बड़े स्तर पर धन खाते खोल दिए गए लोगों के, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है तो खाते निष्क्रिय पड़े हैं। यही कारण है कि ये जो प्रतिशत है ये एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। सर्वेक्षण कोविड-19 महामारी के दौरान 123 देशों के 1,28,000 वयस्कों पर आधारित है, तो इसमें काफी लोगों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। भारत में निष्क्रिय खातों की हिस्सेदारी के बारे में कहें तो वर्ष 2021 में भारत में 35% खाता धारकों के जो खाते हैं वो निष्क्रिय हैं। ये तथ्य हम जान चुके हैं। 2017 से वर्ष 2021 के बीच भारत में निष्क्रिय खातों की संख्या लगभग समान बनी हुई थी। यानी वर्ष 2021 का ही आंकड़ा 35% का नहीं है, बल्कि 2021 से पहले भी वर्ष 2017 तक, 17 यानी उसके पहले 4 सालों तक निष्क्रिय खातों की संख्या का जो प्रतिशत है वो लगभग इतना ही बना हुआ है। जनधन योजना का इस पर प्रभाव माना जा रहा है। जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? अगस्त 2014 में की गई थी, और इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक 450 मिलियन यानी 45 करोड़ लोगों के खाते, बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों में से बहुत से खाते ऐसे हैं जो निष्क्रिय बने हुए हैं, और इस पर हमें जेंडर के आधार पर भी एक अंतर दिखाई देता है। वो अंतर क्या है? महिलाओं में निष्क्रिय खाता रखने की जो संभावना है वो पुरुषों से 12% अधिक पाई गई है। महिलाओं के जो खाते खोले गए हैं वहां पर निष्क्रिय खातों का जो प्रतिशत है वो 42% है, जबकि पुरुषों को खाते का जो प्रतिशत है, निष्क्रिय खातों का जो प्रतिशत है वो 30% है। तो 12% का अंतर ये दिखाई देता है। विश्व स्तर पर बैंकिंग खाता, बैंक खाता ओनरशिप की अगर बात करें तो वर्ष 2021 में दुनिया भर में 76% वयस्कों के पास बैंक या रेगुलेटेड विनियमित संस्था में खाता था, यानी अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक उनकी पहुंच थी। वर्ष 2011 में यह प्रतिशत 51% था, और इस प्रकार से यह लगभग 50% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यानी विश्व स्तर पर लगातार कोशिश की जा रही है कि वयस्कों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक, फाइनेंशियल सेवाओं तक उनकी पहुंच को स्थापित किया जाए। विकासशील बनाम विकसित अर्थव्यवस्थाएं, यानी ये जो अंतर है ये विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच एक डिफरेंस को भी प्रकट करता है। जैसे विकासशील देशों में 2021 में 13% खाता धारकों के खाते क्या थे? निष्क्रिय थे 2021 में। अगर सभी विकासशील देशों को मिला देंगे, डेवलपिंग नेशंस को मिला देंगे, विकसित देशों में लगभग सभी खाता धारकों के जो खाते हैं वो सक्रिय है। यहाँ निष्क्रिय खाते लगभग न के बराबर हैं। डिजिटल भुगतान का उपयोग की अगर बात करें तो रिपोर्ट में जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2025, इसमें डिजिटल सेवाओं, कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से भुगतान का डेटा भी शामिल किया गया है। तो कई प्रकार के डेटा को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यहां पर यह देख लेते हैं कि जो निष्क्रिय खाते हैं, बड़ी संख्या में निष्क्रिय खाते हैं, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। कारणों पर चर्चा कर लेते हैं, ये आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिहाज से जरूरी है। एक कारण तो माना जा रहा है भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी का मतलब यह है कि बैंक या वित्तीय संस्थान तक पहुंच पाना मुश्किल है। दूर दराज तक क्षेत्रों में अभी भी जो बैंकिंग यूनिट है वो भी स्थापित नहीं हो पाई है, और इसलिए अगर बैंकों तक एक भौगोलिक दूरी बनी हुई है तो वित्तीय सेवाओं तक जो दूरी है वो अपने आप में, वित्तीय सेवाओं तक जो पहुंच स्थापित करना है वो एक मुश्किल भरा काम बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम दूर दराज के क्षेत्रों तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पहुंच को बढ़ाएं, वहां पर भी उनकी शाखाओं को स्थापित करें। दूसरा कारण माना जा रहा है वित्तीय संस्थानों पर भरोसे की कमी। कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारे एस्टेब्लिश्ड वित्तीय संस्थान है, जैसे बैंक हैं या अन्य नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में लोगों में एक बेहतर जागरूकता बनाने की जरूरत है, उनको जागरूक करने की जरूरत है। तभी इन इंस्टीट्यूशंस के प्रति उनमें एक भरोसा जागेगा। तो एक भरोसे की कमी भी कारण माना जा रहा है। खातों की आवश्यकता महसूस न होना, यह आवश्यकता तब महसूस होती है जब व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होता कि वो उसका आदान प्रदान या उसका ट्रांजैक्शन खातों के माध्यम से कर सके, और इसीलिए यह आवश्यकता सामान्यतः महसूस नहीं होती है। और
लोगों की फाइनेंशियल सेवाओं तक पहुंच सीमित हो जाती है। पर्याप्त धन की उपस्थिति, ये इसी का कारण हमने अभी बताया है कि लगभग 40% उत्तरदाताओं ने, जिन्होंने आंसर दिए हैं इस सर्वेक्षण में, ये कहा है कि उनके पास पर्याप्त धन है ही नहीं कि वो अपने खातों का सक्रिय रूप से प्रयोग कर सके। स्वयं खाता संचालित करने में असहज महसूस करना भी 30% उत्तरदाताओं का जवाब था। विशेष रूप से 34% पुरुष और 26% महिलाओं ने कहा कि वे खाता संचालन में सहज नहीं है। यहां पर विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये प्रतिशत, असहजता का जो प्रतिशत है, इसमें पुरुष प्रतिशत ज्यादा है। 34% पुरुषों ने यह कहा है कि खाता संचालन में सहज नहीं है और 26% महिलाओं ने यह कहा है कि खाता संचालन में सहज नहीं है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक अगर पहुंच को हम बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बेहतर आर्थिक भविष्य की ओर संकेत करता है, और इसीलिए इस प्रकार के सर्वेक्षण जारी किए जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। आपकी आईएएस परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट या ग्लोबल फिंडेक्स, एक प्रकार से ये एक इंडेक्स है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको याद रखना है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आईएएस में इस तरह के प्रश्न आए हैं पहले भी। नीति आयोग ट्रेड वॉच, ये हमारी अगली खबर है। ये क्या है? नीति आयोग क्वार्टरली यानी 3 महीने की व्यापारिक स्थिति की रिपोर्ट जारी करता है, और इसका ये तीसरा संस्करण आया है। किसका? नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का तीसरा संस्करण हाल ही में जारी किया है। रिपोर्ट ये बताती है कि जो भारत का व्यापारिक लचीलापन है, ट्रेड रेजिलियंस है, और अमेरिकी व्यापार नीति के प्रभाव जो है उसको झेलने में भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम है। व्यापारिक लचीलापन के साथ साथ अमेरिकी व्यापार नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण इस नीति आयोग की रिपोर्ट में किया गया है, और इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। जब हम व्यापारिक लचीलापन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो वैश्विक व्यापार है, और वैश्विक व्यापार में कई चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अगर कई क्षेत्रों में संकट चल रहा है, जैसे मध्य पूर्व में इजराइल और गजा का संघर्ष, या इजराइल और ईरान का संघर्ष, रूस यूक्रेन का संकट पूर्वी यूरोप में, इस तरह के संकटों के कारण ग्लोबल जो चेन है कि व्यापार की, वो प्रभावित होती है। तो इस तरह के संकटों से उबरने की भारत की अर्थव्यवस्था की क्षमता है, व्यापारिक नीतियों की क्षमता है। इसी को हम कहते हैं रेजिलियंस, व्यापारिक रेजिलियंस, व्यापारिक लचीलापन। तो भारत का बेहतर व्यापारिक लचीलापन है, और साथ ही अमेरिकी जो व्यापार नीति है उसके भी प्रभाव का एक विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। तो इसको देख लेते हैं। रिपोर्ट त्रैमासिक रिपोर्ट है, यानी 3 महीने में एक बार रिपोर्ट आती है। और ये जो रिपोर्ट आई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रेड वॉच क्वार्टरली, ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट आई है। यानी आप कह सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के बारे में ये महत्वपूर्ण आंकड़े व्यापार से संबंधित हमें प्रदान करेगी। रिपोर्ट में आंकड़ों के आधार पर व्यापार का विश्लेषण किया गया है, और यह बताया गया है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं और नीति परिवर्तनों के बीच, नीति परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से अमेरिका ने अपनी टैरिफ पॉलिसी में परिवर्तन किए हैं। हालांकि ये वर्ष 2024-25 की बात है, जब तक अमेरिका की जो टैरिफ नीति है वो परिवर्तित नहीं हुई थी, लेकिन अमेरिका की टैरिफ नीति का एक प्रभाव का विश्लेषण यहां पर किया गया है कि वो प्रभाव किस प्रकार से डाल सकती है भविष्य में, उसका विश्लेषण के साथ ये सारी चीजें प्रस्तुत की गई है। अब हम जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, और जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के बारे में, 24 के बारे में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के बारे में हमें महत्वपूर्ण व्यापारिक आंकड़े प्रदान करती है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जैसे उस दौरान वस्तु निर्यात यानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट कितना रहा वर्ष दर वर्ष, यानी अगर हम एक साल पहले के वर्ष 2023 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की आंकड़े की तुलना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 से करें तो हमें 3% की वृद्धि वस्तु निर्यात के दौरान देखने को मिलती है। और भारत का जो कुल वस्तु निर्यात है वो कितना हो गया? 108.7 बिलियन डॉलर का इस दौरान हो जाता है। अगर हम वस्तु आयात की बात करें तो उसमें 6.5% की वृद्धि देखी गई है, और आयात कितना है? 107.5 बिलियन डॉलर है। और इससे हमें पता चलता है कि जो वस्तु आयात निर्यात का टोटल व्यापारिक सिनेरियो है उसमें हमें एक घाटे की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन इस घाटे की पूर्ति कहां से होती है? सेवाओं के आयात निर्यात के माध्यम से होती है।
सर्विसेज के आयात निर्यात के माध्यम से होती है, क्योंकि भारत ने सेवाओं के निर्यात के अंतर्गत 17% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। और इस वृद्धि से भारत ने कितना सरप्लस हासिल किया है, कितना अधिशेष हासिल किया है, 52.3 बिलियन डॉलर का अधिशेष हासिल किया है। और इसने वस्तु आयात, जो वस्तुगत व्यापार घाटा है, उसको समायोजित करने में भूमिका का निर्वहन किया है। अगर हम निर्यात संरचना में स्थिरता की बात करें और विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्रों में वृद्धि की बात करें, तो विमान, अंतरिक्ष यान और संबंधित जो पुर्जे हैं, इनसे संबंधित विमान में जो इस्तेमाल होने वाले पुर्जे हैं, इसके अलावा अंतरिक्ष यान में इस्तेमाल होने वाले जो पुर्जे हैं, ये पहली बार 10 निर्यात क्षेत्रों में शामिल हुए हैं। और इस क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है, 200% से अधिक निर्यात की वृद्धि यहां पर देखने को मिलती है, जो अपने आप में एक बहुत ही उच्च स्तर को प्रदर्शित करती है। अगर हम ये देखें कि निर्यात के में कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जब भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है, तो उन क्षेत्रों में शामिल है उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय संघ। भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य ये बने हुए हैं और भारत के कुल निर्यात का लगभग 40% को कवर करते हैं। इसी तरह से डिजिटल सेवाओं में भी एक भारत की उच्च स्थिति अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के दौरान देखने को मिली है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिजिटल सेवाओं का निर्यातक बना है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। डिजिटल जो सेवाएं हैं, डिजिटल सर्विसेज में भारत सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा निर्यातक, एक एक्सपोर्टर बन गया है। कुछ कुल डिजिटल सेवाओं का निर्यात कितना रहा, वर्ष 2024 के आंकड़े की बात करें तो 269 बिलियन डॉलर का रहा है। अगर हम उच्च तकनीक उत्पाद निर्यात की बात करते हैं, यानी हाईटेक एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो विद्युत मशीनरी के साथ साथ हथियार और गोला बारूद का जो निर्यात है, ये प्रमुख रूप से इसने प्रमुखता हासिल की है। और 2014 से 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर, यानी जो कंपाउंड एग्रीगेट है, जो ग्रोथ रेट है, वो इसने हासिल किया है। 10.6% का उच्च तकनीक उत्पाद निर्यात में भी भारत की एक बेहतर स्थिति इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आती है। साथ ही अमेरिकी नीति का प्रभाव भी देखा गया है। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इसी वर्ष जनवरी 2025 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने टैरिफ, हाई टैरिफ पॉलिसी का एक प्रकार से लागू किया है। और हो सकता है कि 1 अगस्त से जो नई टैरिफ पॉलिसी 14 देशों पर उन्होंने बनाई है, भारत का उसके साथ समझौता भी हो सकता है। भारत के साथ अगर समझौता हो सकता है, बायलैटरल ट्रेड समझौता हो गया, तो भारत अमेरिका की उच्च टैरिफ जो दरें हैं उससे बच सकता है। कुछ देशों पर अप्रैल में ही उच्च टैरिफ की शुरुआत अमेरिका के द्वारा कर दी गई है। तो इस तरह की नीति किस प्रकार से ग्लोबल व्यापार को प्रभावित कर सकती है, भारत पर उसका क्या प्रभाव होता है, हो सकता है, इसका भी विश्लेषण इस रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिका में टैरिफ में बदलाव का विश्लेषण विशेष रूप से किया है और भारत के पास प्रतिस्पर्धियों की तुलना में टैरिफ लाभ है। टैरिफ लाभ किस प्रकार से है, क्योंकि अभी भी भारत का जो निर्यात अमेरिका में होता है उस पर कम प्रशुल्क दरें अमेरिका ने लगाई हुई हैं अन्य देशों के मुकाबले। इस कारण से भारत को अन्य देशों पर एक प्रतिस्पर्धी लाभ अमेरिका में वस्तुओं के निर्यात के अंतर्गत हो सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की स्थिति में अभी तक बने हुए हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो या कपड़े का टेक्सटाइल सेक्टर हो या विद्युत मशीनरी का सेक्टर हो, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो इस स्थिति का अभी तक लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी यह भी है कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता जल्दी सामने आए, क्योंकि हो सकता है कि अगर व्यापार समझौता जल्दी सामने नहीं आता है तो भारत को भी अपने जो निर्यात है, जो वस्तुगत निर्यात है, जो सेवाओं का निर्यात है, उस पर उच्च अमेरिकी प्रशुल्क, हाई टैरिफ का सामना करना पड़े। नीति, किस प्रकार की नीति की सिफारिश की गई है इस संदर्भ में भारत नीति आयोग के द्वारा? समय पर और लचीली नीतियां भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। यानी समय के साथ जिस प्रकार की स्थितियां हमारे सामने आएंगी, उसी तरह से फ्लेक्सिबल पॉलिसी को अपनाना। यानी हमें यह देखना है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता होने जा रहा है वो किन शर्तों पर होने जा रहा है, क्या उसे वास्तव में अमली जामा पहनाया जा सकता है, और अगर भारत को होने वाले जो लाभ है उसको ध्यान में रखते हुए बायलैटरल ट्रेड हो जाता है, तब भी भारत के कई सेक्टर्स को लाभ होगा। और अगर समझौता नहीं होता है तो हमें उस प्रभाव को भी देखना है जो अमेरिका के हाई टैरिफ पॉलिसी के माध्यम से भारत पर पड़ सकते हैं, और उसी तरह से अपनी नीतियों में परिवर्तन करना है। इस रिपोर्ट का मुख्य क्रक्स यही है, सार यही है। अगला हमारा जो सेक्शन है वो महंगाई पर क्रिसिल रिपोर्ट है। और ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई। क्रिसिल क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है।
एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसी ने भारत पर महंगाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रस्तुत किया है। जैसे वित्त वर्ष 2025-26 यानी जो फाइनेंशियल ईयर वर्तमान में चल रहा है, इसमें भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित जो मुद्रास्फीति है, ये औसतन 4% रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष कितनी थी, 4.6% थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें यह पता लग जाता है कि ये एक सूचकांक है, और जब सूचकांक का पता लग जाता है तो इसका यह भी पता लग जाता है कि ये एक मापन करता होगा, किसी ना किसी चीज को मेजर करता होगा। तो ये किसको मेजर करता है? ये कुछ वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतों को, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का मापन करता है। और किस प्रकार से कीमतों का मापन करता है? कीमतों में होने वाले बदलाव का मापन करता है। और ये वस्तु और सेवाएं कौन सी हैं? जिन्हें उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आम उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कीमतों में होने वाले बदलाव, किसकी कीमतों में? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है कौन? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपयोग आम उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, इसी को हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें किस किस तरह की चीजों की कीमतें शामिल होती हैं? जैसे आप भोजन, और आप भोजन के साथ साथ आप मकान भी ले सकते हैं, मकान के लिए आप लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप शिक्षा पर खर्च कितना करते हैं, इसके अलावा आप अपने स्वास्थ्य पर कितना खर्च करते हैं, इस तरह की चीजों का, इसमें आप अपने कपड़ों पर खर्च कितना करते हैं, दवाइयों पर खर्च कितना करते हैं, इसका ही इनकी कीमतों में किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। मान लिया पिछले साल आप 2000 रुपए इन चीजों पर खर्च करते थे, वर्तमान में 2500 रुपए खर्च करते हैं, तो आपके उन्हीं चीजों पर 500 रुपए खर्च ज्यादा कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं कीमतों में बदलाव इस प्रकार से हुआ है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है। और इसका मापन किसके माध्यम से किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से किया जाता है। क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है कि भारत में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो खाद्य मुद्रास्फीति है, यानी जो खाने की चीजों की, खाने पीने की चीजों की महंगाई दर है, वो कम रहने की उम्मीद है। और कम क्यों रहने की उम्मीद है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने क्या कहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि इस वर्ष भारत में जो मानसून है वो बेहतर स्थिति में रहेगा। जो औसत स्थिति है बारिश की, उससे बेहतर स्थिति रहेगी, सामान्य से ऊपर मानसून वर्षा भारत में होगी, जो भारत की खरीफ की फसल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसा मानसून है जो भारत में लगभग 70% से अधिक भूमि को कवर करता है, और भारत में खरीफ की पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान इसका होता है। तो इसलिए अगर भारत में मानसून बेहतर रहता है तो खरीफ का उत्पादन भी बेहतर रहता है, और अगर फसलों का उत्पादन बेहतर होगा, खाद्य उत्पादों का बेहतर उत्पादन होगा, तो उनकी कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी। और यही कारण है कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के कम रहने की उम्मीद जताई गई है। गैर खाद्य मुद्रास्फीति में जैसे ईंधन आ जाता है, तो वो ईंधन हो गया, आप दवाइयों पर कितना खर्च करते हैं, शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं, स्वास्थ्य पर कितना खर्च करते हैं, इसके भी कम रहने की उम्मीद बताई गई है, क्योंकि जो कच्चा माल है उसकी कीमतों में गिरावट हो रही है। क्राइसिल ने यह भी कहा है, या क्रिसिल ने यह भी कहा है कि अमेरिकी टैरिफ नीति जो है वो भारत के निर्यात के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। क्यों पैदा कर सकती है? क्योंकि अमेरिका अगर भारत से आने वाली चीजों पर उच्च टैरिफ लगाता है तो ये एक नया जोखिम होगा, जिससे भारत के जो नीतिकार हैं उनको जूझना पड़ेगा। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है, जो कि रेपो दर, मुख्य ब्याज दर को निर्धारित करती है, रेपो दर को निर्धारित करती है, उसके द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ज्यादा महंगाई होगी तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भारत का जो मौद्रिक नीति समिति है वो क्या करते हैं? वो ब्याज दरों को बढ़ा देता है, ताकि बाजार में मुद्रा का जो प्रवाह है वो सीमित हो जाए, और सीमित होने से महंगाई दर क्या होती है? कम आती है। लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो चीजें कम खरीदेंगे, उनकी कीमतें घट जाती हैं। लेकिन जब महंगाई दर कम होती है तो आरबीआई क्या करता है? अगर महंगाई कम होगी तो आरबीआई क्या है? मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने की कोशिश करता है, और बढ़ाने की कोशिश करता है तो बढ़ाएगा किस प्रकार से? वो अपने रेपो रेट को घटा देगा, और रेपो रेट को घटा देगा तो मुद्रा का प्रवाह बाजार में बढ़ेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, खर्च ज्यादा करेंगे, उपभोक्ता वस्तुओं पर ज्यादा खर्च करेंगे, और वस्तुओं की कीमतें
कई बार ऊपर चली जाती हैं, लेकिन इससे आर्थिक गतिविधियों के को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि लोगों को कम ब्याज दरों पर जब पैसा प्राप्त होता है तो वो अपने कई जगहों पर निवेश कर सकते हैं, कई फैक्ट्रियां बना सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से चीजें पैरेलल रूप में चलती रहती हैं। जीडीपी वृद्धि का क्या अनुमान व्यक्त किया गया है क्रिसिल की रिपोर्ट में? क्रिसिल का कहना है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि है वो लगभग कितनी रहेगी, 6.5% रहने का अनुमान है। अमेरिका की टैरिफ नीतियां निर्यात के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, जिससे इसमें बदलाव भी हो सकता है। और घरेलू कारक जैसे कि पर्याप्त मॉनसून और रेपो दर में कटौती आर्थिक विकास को सहारा दे सकते हैं, क्योंकि अगर भारत में महंगाई नियंत्रित रहेगी तो जो भारत का आरबीआई है उसके पास विकल्प रहेगा कि वो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश करे और वो मुद्रा की आपूर्ति बाजार में बढ़ाएगा, लोगों के पास ज्यादा धन भी जाएगा अपने अलग अलग कार्यों में निवेश करने के लिए। इससे भारत में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार भी हो सकता है। अगर महंगाई कम रहती है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति आरबीआई के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो ये भी एक प्रकार से आर्थिक विकास को सहारा दे सकती है। इस तरह की चीजें इस रिपोर्ट में कही गई है। आर्थिक स्थितियों और वित्तीय प्रवाह पर सामान्य चीजें इस रिपोर्ट में क्या कहा है, क्रिसिल ने क्या कहा है? क्रिसिल का कहना है कि जो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो वित्तीय प्रणाली है, उसमें पर्याप्त तरलता उपलब्ध है। तरलता का मतलब है कि उसमें नकदी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नकदी की किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था में, वित्तीय प्रणाली में भारत की कोई कमी नहीं है और अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगी। क्योंकि अगर नकदी की कमी होगी तो आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कैसे होगा? बिना पैसे के तो आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो ही नहीं पाएगा। हालांकि पूंजी का प्रवाह और रुपये की विनिमय दर में अस्थिरता, वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा हो सकता है कि पूंजी का प्रवाह भारत की तरफ कम हो, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आए। और कम आने का कारण क्या है? अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी हो सकती है, दुनिया भर में चल रहे अलग अलग प्रकार के संघर्ष हो सकते हैं, मध्य पूर्व का संघर्ष हो सकता है, रूस यूक्रेन का संकट हो सकता है, यूरोप का कोई संकट हो सकता है। इस तरह के संकट पूंजी प्रवाह को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जब ये ऊपर नीचे होंगे तो रुपये की विनिमय दर भी प्रभावित होगी। डॉलर के मुकाबले रुपया अगर वो 85 है तो 87-88 भी जा सकता है और 82 भी आ सकता है, और इससे पॉलिसी निर्माण ऊपर नीचे होता रहता है, एक प्रकार की अस्थिरता बनी रह सकती है। बैंक क्रेडिट वृद्धि अभी धीमी बनी हुई है, यानी बैंक लोगों को पैसा जो है, मान लिया लोग पिछले साल 3 महीने में 10 लाख करोड़ का या 10 करोड़ का, सामान्य उदाहरण ले लीजिए, या 100 करोड़ का लोगों ने लोन लिया, और इस साल 3 महीनों में उन्होंने एक क्वार्टर में उनके द्वारा उधार लिया गया 103 करोड़ का लोन लिया गया। तो ये क्रेडिट में एक प्रकार की धीमी वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अगर पिछले सालों की तुलना करें तो ये 100 करोड़ से मान लिया 110 करोड़ था, तो एक प्रकार से ये धीमी वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो यही चीज है कि अगर लोगों के पास क्रेडिट कम होगा तो वो आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किस प्रकार से करेंगे, ये एक नकारात्मक चीज है। मई 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में बैंक क्रेडिट वृद्धि जो है वो नरम रही है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। जून 2025 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो आरबीआई का मौद्रिक नीति समिति है, उसने रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जिससे ये 5.5 पर आई थी। उससे पहले भी कटौती हुई थी, जिससे लगातार ये पता लगता है कि आरबीआई आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। महंगाई दर पर वो आश्वस्त है कि अभी महंगाई दर निम्न स्तर पर बनी रहेगी और इसलिए आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि उसके द्वारा रेपो दर में परिवर्तन किया जा रहा है, उसमें कटौती की जा रही है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतें जून में $80 प्रति बैरल पहुंच गई, और जनवरी 2025 के बाद से ये सबसे अधिकतम स्तर को प्रदर्शित करता है। तो अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उससे भी भारत को एक नकारात्मक असर पड़ता है। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एक प्रकार से भारत का जो वित्तीय भंडार है उस पर नकारात्मक असर पड़ता है। क्यों असर पड़ता है? क्योंकि भारत अपने तेल की आवश्यकताओं का 80% से ऊपर आयात करता है, और आयात करता है तो उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है, और अगर भारत की मुद्रा की कीमत गिरती है तो भारत को बड़े स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता पड़ेगी। इससे डॉलर और ज्यादा कमजोर होगा, और ये अनिश्चितता बढ़ने का असर शेयर मार्केट पर भी पड़ता है। तो इन सभी खतरों से भारत को
जूझना होगा, रुपये पर दबाव भी पड़ना होगा। तो अभी भी भारत को काफी अपनी पॉलिसी में कॉशियस होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, और उसी के अनुरूप जिस प्रकार की स्थिति बनती है उसी के अनुरूप अपनी नीतियों में परिवर्तन या लचीलापन अपनाने की आवश्यकता है। अब आपके लिए एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ग्लोबल फिंडेक्स 2025 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? नीति आयोग, विश्व बैंक, आरबीआई या आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली के तीसरे संस्करण के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, टेक्सटाइल, हथियार या डिजिटल सेवाएं। अगला प्रश्न क्या है? क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी टैरिफ नीति का भारत के लिए क्या संभावित प्रभाव हो सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। निर्यात को बढ़ावा देगी, मुद्रा स्थिरता बढ़ाएगी, यानी जो एक आप कह सकते हैं कि करेंसी स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाएगी, बैंकिंग प्रणाली मजबूत करेगी, या निर्यात के लिए जोखिम पैदा करेगी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।